हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। है वेट एक नहीं बल्कि आपको मिलेंगे अनेक वीडियो, क्योंकि मैं ला रहा हूँ घटना चक्र हिस्ट्री का संपूर्ण डिस्कशन, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री का ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद मिडाइवल पे, उसके बाद एंशियंट पे आएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज का हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर और उसकी व्याख्या देखेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जूम कर लेता हूं क्योंकि आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आप लोग जानते ही होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में ये कालीकट पे पहुंचा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1515 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका अभी हम लोग व्याख्या में देखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द अल्मीडा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगीज। 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1498 में। 5 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमोरिन। इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 एक तरफ समुद्री यात्री और दूसरी तरफ देश है। तो ए का होगा वास्को डी गामा का संबंध पुर्तगाल से। बी है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका संबंध स्पेन से है। सी है कैप्टन कुक, इसका संबंध ग्रेट ब्रिटेन से तथा तस्मान का संबंध हॉलैंड से है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड, वर्तमान में यह तस्मानिया है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था।
बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोचीन में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, जो कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को ड अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। 12 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुगली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी, वर्तमान जो पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक ही सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? सेमी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉब चर्नोवाक। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चर्नोवाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चर्नोवाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा था कि कलकत्ता जॉब चर्नोवाक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
इसका व्याख्या अभी हम लोग देख चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डच लोगों ने। अगर ऑप्शन में ब्रिटेन होता तो वो इसका सही उत्तर हो जाता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण ऑप्शन बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो कथन बी सही है। अगला कथन भी देख लेते हैं। कथन सी है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। कथन डी है, आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका सही उत्तर है कथन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो डच लोगों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था कोचीन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लीवेंट कंपनी को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 23 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर
जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1600 सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। 26 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो इसका सही उत्तर है ए, भरूच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में। इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरत में। इसकी व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे हस्तांतरित कर दी गई। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाह घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ये भी नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण, तो ए सही होगा। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। 37 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसका, तो देख लेते हैं इसको। ए का मिलान 4 से होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत होता है इसका। बी का तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका पेरिस की संधि से अंत हुआ। सी नंबर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये अनिर्णायक युद्ध रहा। डी नंबर है प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत होता है इसका। तृतीय कर्नाटक युद्ध का पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा तथा प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये सही है। ऑप्शन बी है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये गलत है। ये 1749 से 1754 तक हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तथा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डुप्ले ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेशन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपने सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ उठाया।
40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका सही उत्तर है ए, सूरत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनियों का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। 41 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है लुई 14वें के शासनकाल में। इसकी व्याख्या अभी हम लोग देखें। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉलबर्ट को। 43 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली का मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूट से उनके प्रवेश की सही तिथि क्रम निर्धारित करना है। ये देखना है कि सबसे पहले कौन आए। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। पांडिचेरी का संबंध है फ्रेंच से, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश तथा सद्रास डच से। इसका सही सुमेल देख लीजिए यहाँ पे। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेन, सद्रास डच। 48 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था।
49 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चेंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कथन है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इनमें से कोई भी नहीं। अंग्रेजों की भारत की उपर्युक्त में से कोई भी देन नहीं थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टीबी मैकाले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 38 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्सला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 1 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। कथन 2 है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक्सला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 1 है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। कथन 2 है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका भी दोनों कथन सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। हमारा अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।